गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम राज रंजीत और आज मैं आपके पास आया हूँ अपने एक नोट्स को लेकर के जिसका नाम है यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन। एक्चुअली यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन मैकेनिज्म की हम लोग बात करने जा रहे हैं। दिक्कत यह है कि कुछ स्टूडेंट जो हो सकते हैं मेरे कलीग्स हों या और मेरे जो दोस्त हैं जो जो मेरे सहपाठी हैं जो अभी सेमेस्टर्स में हैं, अपने मास्टर्स कर रहे हैं जूलॉजी से, उनको या लाइफ साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन मैकेनिज़्म पढ़ना है। तो ऑफ कोर्स कि बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे होते हैं और दे कैन लर्न बाय देयर सेल्फ इटसेल्फ, बट मैं ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ जो कि कहीं ना कहीं हेल्प चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनको एक एक बना बनाया नोट्स चाहिए ताकि वो अच्छे से टेकअप कर सके इस चीज़ को। तो ये मैं उनके लिए बना रहा हूँ और द रीज़न बिहाइंड दिस कि ये जो मेरे नोट्स हैं ये वेरीफाइड नोट्स हैं, ये इंडिया के बेस्ट वेरीफाइड टीचर्स से वेरीफाई हो चुके हैं। सो इसलिए ये मैं शेयर कर सकता हूँ। सो लेट्स बिगिन। सो एवरीवन, ये रहा हम लोगों का यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन मैकेनिज़्म। तो मैकेनिज़्म, अगेन मैकेनिज़्म में क्या क्या बातें होती हैं। मैकेनिज़्म में होता है इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। सबसे पहले ट्रांसलेशन इनिशिएट होता है, फिर वो इलोंगेट होता है और उसके बाद टर्मिनेट होता है। सो व्हाट इज द मीन्स बाय इलोंगेशन? इलोंगेशन मीन्स कि ट्रांसलेशन में होगा क्या? एक्चुअली ट्रांसलेशन में mRNA से प्रोटीन बनेगा, राइट? तो ठीक है, तो सबसे पहले तो वो प्रोसेस इनिशिएट होगा, फिर वो प्रोसेस इलोंगेट होगा और लास्ट में वो प्रोसेस ख़त्म होगा, दैट इज़ टर्मिनेट। तो इट इज़ कॉल्ड एज टर्मिनेशन। सो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट जो है, सिमिलर टू ट्रांसक्रिप्शन द कॉम्प्लेक्स ऑफ ट्रांसलेशन कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 स्टेजेस: इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ये ट्रांसलेशन जो है हमारा ट्रांसक्रिप्शन के बाद की बात है। सबसे पहले तो ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर ट्रांसलेशन होता है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांसलेशन की, लेकिन ये चूँकि ट्रांसक्रिप्शन जैसा ही है, वहाँ पे क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन में? डीएनए से आरएनए बनता है और यहाँ आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो डीएनए से जो आरएनए बनता है उसमें भी यही प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नाउ here it is written both prokaryotes and eukaryotes contain two different methionine tRNAs. Now that is tRNAs IMET can initiate protein synthesis and tRNA MET can incorporate methionine only into a growing protein chain. The same amino acid tRNA synthetase MET-RS charges both tRNAs with methionine, but only MET-tRNA IMET, that is activated methionine attached to tRNA IMET, can bind at the appropriate site on the small ribosomal subunit, the P site, to begin synthesis of a polypeptide chain. The regular MET tRNAs and all other charged tRNAs bind only to another ribosomal site, the A site. एक्चुअली यहाँ बात क्या हो रही है कि चाहे बात करें हम लोग प्रोकैरियोट्स की या बात करें हम लोग यूकैरियोट्स की, दोनों जो है दो डिफरेंट मिथ्योनिन कंटेन करते हैं, मिथ्योनिन टी आर एन एज। मिथ्योनिन टी आर एन एज, आर एन एज के बारे में हम लोग जानते हैं और टी आर एन एज के बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है। आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा टी आर एन एज के बारे में। तो फिलहाल हम लोग जानते हैं कि दो तरह के मिथ्योनिन टीआरएनएस होते हैं, किसमें? बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब टीआरएनए आई मेट, व्हाट इज दिस मीन? दिस इज टीआरएनए इनिशिएटिव मिथ्योनिन। ओके, अब ये इनिशिएटिव मिथ्योनिन क्या करते हैं? इट कैन इनिशिएट प्रोटीन सिंथेसिस एंड टीआरएनए मेट, दिस इज ओनली मेट, tRNA MET, not IMET. IMET is different and tRNA MET is different. tRNA MET can incorporate methionine only into a growing protein chain. Actually जैसे ही ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले tRNAs के पास ये वाला मिथेनिन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं tRNA IMET। एक्चुअली ये मिथेनिन ही है, लेकिन ये इनिशिएटिव मिथेनिन है। सबसे पहले इसी को आना होता है, टीआरएनए के साथ बाइंड करना होता है।
या यूँ कहें कि टीआरएनए के साथ ही ये आता है, जो कि एक इनिशिएटिव मिथ्योनिन होता है। जब ये इनिशिएशन हो जाएगा और जब ये प्रोटीन चेन स्टार्ट होना शुरू होगा, तब अगर कभी मेथियोनिन ऐड करना होगा तो टीआरएनए अगेन मेथियोनिन को लेके आएगा, लेकिन वो नॉर्मल मेथियोनिन होगा और उसको हम लोग बोलेंगे टीआरएनए मेट। ओके, टीआरएनए आई मेट नहीं आएगा। टीआरएनए आई मेट सबसे पहले आता है और वो एक चेन को इलोंगेट करने का काम स्टार्ट करता है, मीन्स इनिशिएटिव टीआरएनए आई मेट करता है। लेकिन जब कभी फ्यूचर में चेन इलोंगेशन में मेथियोनिन को ऐड करना होगा तो टीआरएनए मेट तो आएगा, लेकिन ये कैसा मेथियोनिन होगा? ये नॉर्मल मेथियोनिन होगा। नॉर्मल और इनिशिएटिव ये दो डिफरेंट तरह के मेथियोनिन पाए जाते हैं। अब आगे बात करते हैं। द सेम एमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज यानी कि मेट आरएस चार्जेस बोथ टीआरएनएज विथ मेथियोनिन। सेम टीआरएनए सिंथेटेज, एक अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। अब अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज क्या होता है? ये टीआरएनए को सिंथेटेज करता है। ओके, टीआरएनए को क्रिएट करने का काम करता है। ये चार्जेस यानी कि यही जो है दोनों टीआरएनए को मेथियोनिन के साथ चार्ज करता है, लेकिन एक जगह इनिशिएटिव होता है और दूसरी जगह नॉर्मल होता है। नाउ but only met tRNA IMET, that is activated methionine attached to tRNA, can bind at the appropriate site on the small ribosomal subunit। आगे हम लोग इसका पूरा प्रोसेस देखेंगे, अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक इंट्रोडक्टरी लाइन्स हैं जो आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना चाहें नहीं भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा है ताकि आपको ये थोड़ा क्लियर हो एग्जामिनर को, ताकि जब आप नोट्स बनाएं तो वो इससे बिवेयर हो कि यहाँ पे जो आपने आईमेट स्टार्ट में डाल दिया ये क्या चीज़ है। ये क्या है? एक्टिवेटेड मिथेनिन अटैच करते हैं टीआरएनए से, ठीक है, उसके अप्रोप्रिएट साइट पे, जो कि होता है स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट। स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट कौन कौन से होते हैं ये आगे हम लोग देखेंगे। जिस जगह पे वो अटैच होते हैं स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट के, उस जगह को हम लोग बोलते हैं पी साइट। क्लियर? नाउ टू बिगिन सिंथेसिस ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड चेन, वही बातें हैं दोबारा से रिपीट हो रही है ताकि क्या हो? पॉलीपेप्टाइड चेन स्टार्ट हो, सिंथेसिस स्टार्ट हो। नाउ द रेगुलर मेट टीआरएनए जो कि नॉर्मल मेथियोनिन है एंड ऑल अदर चार्ज टीआरएनए, और बाकी जो टीआरएनए होगा जैसे मेथियोनिन के बाद और भी जो अमाइनो एसिड्स हैं वो जो टीआरएनए के साथ बाइंड कर किए रहते हैं, वो लोग भी अनदर राइबोसोमल साइट, मतलब अब जब एक जगह होता है पी साइट के बाद जो साइट्स बनते हैं और ये जो स्टार्ट होता है, ये जो चेन इलोंगेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, पी साइट आगे बढ़ता है, फिर उसके बाद जो रेगुलर टीआरएनए अटैच होते हैं वो टीआरएनए अटैच होते हैं कहाँ पे? ए साइट पे। तो पी साइट्स वो साइट होता है जहाँ पे आई मेट अटैच होता है, और उसके बाद ए साइट्स वो साइट्स होते हैं जहाँ पे कौन अटैच होता है? जहाँ पे हमारा दूसरा मीन्स कि इनिशिएटिव मेथियोनिन के अलावा जो अमाइनो एसिड्स टीआरएनए के साथ बाइंड होकर के अटैच होते हैं वो सारे ए साइट पे अटैच होते हैं। नाउ अब हम लोग बात करते हैं यहाँ, ये है इन यूकैरियोट्स देयर आर मोर इनिशिएशन फैक्टर्स एंड एटलीस्ट 10 हैव बीन आइडेंटिफाइड इन आरबीसी। तो यूकैरियोट्स में इनिशिएशन फैक्टर्स कितने हैं? बहुत सारे हैं, ठीक है। जिसमें से इनिशिएशन फैक्टर्स, व्हाट डू वी मीन बाय इनिशिएशन फैक्टर्स? एक्चुअली नाम से ही क्लियर है, इनिशिएशन फैक्टर्स वैसे कुछ कारण या चीज़ें जो क्या कर रही है? इनिशिएशन को बढ़ा रही है, ठीक है, इनिशिएशन को प्रोसेस करने का काम कर रही है। फैक्टर्स हैं इनिशिएशन को प्रोसेस करने के लिए, तो वो फैक्टर्स क्या कहलाते हैं? इनिशिएशन फैक्टर्स, ठीक है। तो आरबीसी में अभी तक हम लोगों ने 10 इनिशिएशन फैक्टर्स के बारे में जाना है, और हम लोग बात यूकैरियोट्स की कर रहे हैं, प्रोकैरियोट्स की नहीं। प्रोकैरियोट्स के लिए अगर आपकी क्वेरीज होंगी तो मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा। नाउ दीज फैक्टर्स आर EIF1, EIF2, EIF3, EIF4A, EIF4B,
EIF4D, EIF4C, EIF4E, EIF5 एंड EIF6। नाउ ये जो EIF है इसका मतलब होता है E स्टैंड फॉर यूकैरियोट्स, I स्टैंड फॉर इनिशिएशन एंड F स्टैंड फॉर फैक्टर्स, eukaryotic initiation factors, and this is 6. Okay, starting from 1, eukaryotic initiation factor 1, 2, 3, 4। 4 के लिए A और B, 4 का 2 डिवीजन है, 2 ही नहीं है, C एंड D, E कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो 4 जो है इनिशिएशन फैक्टर, इसके 5 सब यूनिट्स हैं, लेकिन ये खुद भी एक इनिशिएशन, 5 इनिशिएशन फैक्टर्स हैं इसके पास। उसके बाद ये इनिशिएशन फैक्टर 5 एंड इनिशिएशन फैक्टर 6। तो 10 इनिशिएशन फैक्टर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट, नाउ क्या बात कर रहे हैं, इनिशिएशन फैक्टर 2 एंड इनिशिएशन फैक्टर 3 आर एनालॉगस टू इनिशिएशन फैक्टर 2 एंड इनिशिएशन फैक्टर 3 ऑफ प्रोकैरियोट्स। मीन्स प्रोकैरियोट्स में जो इनिशिएशन फैक्टर 2 और 3 होते हैं वो यूकैरियोट्स में भी सेम होते हैं। मतलब या कहें कि यूकैरियोट्स के जो इनिशिएशन फैक्टर 2 और 3 होते हैं वो प्रोकैरियोट्स के इनिशिएशन फैक्टर 2 और 3 के सेम होते हैं। नाउ इन यूकैरियोट्स formulation of methionine does not take place. What does this mean? In eukaryotes, formulation of methionine does not take place. एक्चुअली फॉर्मुलेशन को हम लोग ऐसे समझेंगे कि जो हमारा मेथियोनिन है, अमाइनो एसिड मेथियोनिन, इसमें क्या होता है, एक फॉर्माइल ग्रुप एडेड हो जाता है, मतलब ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इस अमाइनो ग्रुप के साथ एक फॉर्माइल ग्रुप ऐड हो जाता है, जो कि ऐड होने के बाद एन फॉर्माइल मेथियोनिन बन जाता है। ठीक है, ये जो है स्पेसिफिकली यूज होता है बैक्टीरियल जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, बैक्टीरियल ट्रांसलेशन जो होता है, उसमें बेसिकली इनिशिएशन का काम करता है, तो वहाँ पे फॉर्मुलेशन ज़रूरी होता है। लेकिन यूकैरियोट्स की बात करें तो यहाँ पे फॉर्मुलेशन की ज़रूरत नहीं होती है। आगे बात करते हैं, इन यूकैरियोट्स स्मॉलर सब यूनिट 40S एसोसिएट विथ इनिशिएटेड टीआरएनए नोन एज टीआरएनए आइमेट बिकॉज मेथियोनिन इज नॉट फॉर्मुलेटेड without the aid of mRNA, while in prokaryotes generally the 30S mRNA complex is first formed in which then associate with F-met tRNA। देखिए एक्चुअली होता क्या है, जो हमारा राइबोसोमल सब यूनिट है 40S, जो स्मॉलर सब यूनिट कहलाता है यूकैरियोट्स में, उसके साथ डायरेक्टली टीआरएनए इनिशिएशन मेथियोनिन आकर के अटैच हो जाता है। लेकिन जो हम बात करें, अगर हम इसकी कंपेयर करें प्रोकैरियोट्स से, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ ये होता है कि जो उनका स्मॉलर सब यूनिट है 30S mRNA, ये सबसे पहले अटैच होता है rRNA के साथ। ठीक है, ओके, और उसके बाद सबसे पहले 30S mRNA कॉम्प्लेक्स इज फर्स्ट फॉर्म विच देन एसोसिएट विथ F-met tRNA। उसके बाद जो ये अटैच होता है किसके साथ, tRNA के साथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यूकैरियोट्स में क्या हो रहा है, डायरेक्ट 40S आ रहा है और उसके साथ tRNA आइमेट अटैच हो रहा है। ठीक है, ओके, अब करते हैं एट द फर्स्ट स्टेप इन इनिशिएशन। एट द फर्स्ट स्टेप इन इनिशिएशन क्या होता है, यहाँ जो चीज़ें मैंने लिखी है ये आपको मैं लास्ट में बताऊंगा, ताकि आपको एक क्लैरिफिकेशन होगा, एक इमेज फॉर्मेशन होगा कि हाँ भाई प्रोसेस कैसे हो रहा है। तो ये पॉइंट मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है एट फर्स्ट स्टेप ऑन 40S सब यूनिट EIF1A acts and EIF2 associated with GTP, that is ELF2 GTP, with met tRNA imet, that is ternary complex, associate it making it pre-initiation complex। देखो क्या होता है, एक्चुअली सबसे पहले जब लास्ट, ये हम लोग फर्स्ट स्टेप पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब हम लोग इस सारे स्टेप्स को देखेंगे ना, तो लास्ट में क्या होगा कि 40S के पास इनिशिएशन फैक्टर 3 जो है वो साथ में रहता है। ठीक है, इनिशिएशन फैक्टर
3 जो है वो पहले से अटैच रहता है, ठीक है। तो उसको हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं कि भाई ठीक है 40s इनिशिएशन फैक्टर 3 के साथ अटैच्ड है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्या होता है, स्मॉलर सब यूनिट 40s जो इनिशिएशन फैक्टर 3 के साथ अटैच्ड है, उस पर सबसे पहले एक्ट करता है इनिशिएशन फैक्टर 1a। इनिशिएशन फैक्टर 1a और इनिशिएशन फैक्टर 2। इनिशिएशन फैक्टर 2 एक्चुअली जीटीपी और मेट टीआरएनए आई मेट के साथ अटैच्ड होता है। ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स कहलाता है टर्नरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नाम क्या है भाई, तो ELF2 इनिशिएशन यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2, और इसके साथ क्या क्या अटैच है, जीटीपी अटैच है। जीटीपी के साथ कौन अटैच है, तो मेट टीआरएनए आई मेट मीन्स इनिशिएशन मिथ्योनिन, और ये पूरा कॉम्प्लेक्स कहलाता है टर्नरी कॉम्प्लेक्स। ये पूरा कॉम्प्लेक्स टर्नरी कॉम्प्लेक्स कहलाता है, ठीक है। और ये EIF1A जो है ये भी आ रहा है, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स आ रहा है और ये आ रहा है, ये दोनों आया और इस 40s स्मॉलर सब यूनिट के साथ अटैच हुआ, जिसके पास पहले से कौन है, इनिशिएशन फैक्टर 3 है, ठीक है। इनिशिएशन फैक्टर 3 पहले से मौजूद है। उसके बाद आया इनिशिएशन फैक्टर 1a और टर्नरी कॉम्प्लेक्स। टर्नरी कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन कौन है, उसके अंदर है ये EIF2 मतलब इनिशिएशन फैक्टर 2, जीटीपी उसके साथ इन्वॉल्व है और इनिशिएशन मेथियोनिन अटैच्ड है। ये जैसे ही आता है तो अब इस पूरे फिगर्स को ध्यान से देखिए, ये फिगर आपको क्लियर हो रहा होगा। ये फिगर जो है ये एक्चुअली क्या है, इनिशिएशन, ये tRNA है। ये जो आप ऐसे करके ये tRNA का शेप देख रहे हैं, ये मिडिल फिंगर, ये दिस, ये एक्चुअली क्या है, tRNA है। तो अगर हम आपको पॉइंट आउट करें तो ये जो फिगर है ये ऐसे करके ऐसे ऐसे, ये क्या है एक्चुअली tRNA है। tRNA किसके साथ अटैच है, MET2GTP। ये tRNA पहले से किसके साथ अटैच है भाई, tRNA मेथियोनिन के साथ अटैच है सर। ये बात तो क्लियर है ना। यहाँ जो tRNA आया इसके साथ मिथियोनिन अटैच है, और मिथियोनिन के साथ कौन अटैच है, 2GTP। ये 2 इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ELF2 भी आया है कि नहीं आया है, यहाँ देखो इनिशिएशन फैक्टर 2। तो हम लोग इसका नाम दिए हैं MET2GTP। मेथियोनिन, यहाँ पे कौन सा मेथियोनिन, इनिशिएशन फैक्टर मिथियोनिन है, इनिशिएटिव मिथियोनिन है। बाद में जो मेथियोनिन आएगा वो नॉर्मल होगा, ये इनिशिएटिव है, सबसे पहले यही मेथियोनिन को आना है। तो ये आया किसके साथ, इलॉन्गेशन फैक्टर 2 के साथ, और इलॉन्गेशन फैक्टर 2 के साथ कौन अटैच है, इलॉन्गेशन फैक्टर 2 के साथ जीटीपी अटैच है। देख रहे हो, ये पूरा का पूरा, तो ये दोनों एक साथ है और ये मेथियोनिन tRNA है, ओके। और ये पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि भाई इनिशिएशन फैक्टर 1a भी आ रहा है, तो 1a को भी यहाँ पे प्लेस चाहिए, तो 1a यहाँ पे आके अटैच हो गया। ये हमारा क्या है, ये जो आप बॉक्स जैसा सर्कल देख रहे हो ये हमारा 40s है, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोमल आरएनए है, ठीक है। इनिशिएशन फैक्टर 3 पहले से अटैच है। लास्ट स्टेप में हम लोग समझेंगे कि ये कहाँ से पहुँच गया और ये क्यों रह गया, ये रिटेन रह जाता है लास्ट तक, और लास्ट के बाद पहला का फर्स्ट प्रोसेस बन जाता है, ठीक है। अब ये जो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ ना, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई, सो हमने इससे पहले देखा, क्या देखा, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कैसे बना। प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स ये पूरा का पूरा मेथियोनिन tRNA आईमेट आ गया, उसके बाद इनिशिएशन फैक्टर 2 जीटीपी के साथ एसोसिएटेड है। उसके बाद यहाँ पे आया था इनिशिएशन फैक्टर 1a और पहले से मौजूद था इनिशिएशन फैक्टर 3, राइट। तो ये हमारा पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बना जिसका नाम क्या है, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब इससे आगे बढ़ते हैं। स्कैनिंग ऑफ द mRNA बाय द एसोसिएटेड initiation complex leads to the positioning of the small subunit and bound met tRNA imet at the start codon on mRNA। इसका क्या मतलब हुआ, स्कैनिंग ऑफ द mRNA by the associated initiation complex
leads to the positioning of the small subunit and bound met tRNA I met at the start codon on mRNA। एक्चुअली ये इमेज हम लोग ने बनाया था। ये इमेज पे क्या होता है कि स्कैन होता है mRNA बाय एसोसिएटेड इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब देखो ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है। तो ये हमारा प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पे आता है इनिशिएशन यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4, जिसको हम लोग बोलते हैं कैप बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स। ये कैप बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स किसके साथ आता है? mRNA के साथ। mRNA डीआरएनए से डीएनए से क्या बना? आरएनए। और आरएनए से अब क्या बनने जा रहा है? प्रोटीन। तो डीआरएनए से जो आरएनए बना, तो मैसेंजर आरएनए ही क्या करता है? वो सारे कोड्स को अपने साथ रखता है, जिस कोड के बेसिस पे क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस होगा, राइट? तो ठीक है। तो यहाँ पे प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स से अटैच होने के लिए कौन कौन आता है? तो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स से अटैच होने के लिए कैप बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स आता है। कैप बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं? यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4 को बोलते हैं। और उनके साथ अब कौन आ रहा है? mRNA आ रहा है। ठीक है, वही mRNA जिसको रीड करेगा tRNA और उससे एसोसिएटेड जो प्रोटीन जो अमाइनो एसिड्स होंगे उसको अटैच करता चला जाएगा। तो आगे की प्रोसेस में क्या होगा, ये है आगे का फिगर। ये फिगर ध्यान से देखिए, क्या लिखा है? ये हमारा स्मॉलर 40s राइबोसोम है। ठीक है, ये हमारा 40s राइबोसोम के साथ पहले से कौन मौजूद था? ये तो मेथेनिन टीआरएनए है और उसके साथ इनिशिएशन फैक्टर 2 जो कि जीटीपी के साथ बाउंड करके टर्नरी कॉम्प्लेक्स जो इसे कहते थे हम लोग, ये यहाँ पे अटैच्ड है। पहले से इनिशिएशन फैक्टर 3 यहाँ पे मौजूद है। इनिशिएशन फैक्टर 1A पिछले स्टेप में ऐड हुआ था। अब यहाँ पे आएगा कौन? EIF4 दैट इज कैप बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली इनिशिएशन फैक्टर 4 खुद में ही कॉम्प्लेक्स है, इसलिए क्योंकि वो A, B, E और G 4 सब यूनिट है, उसके 4 इनिशिएशन फैक्टर हैं, इसीलिए उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नाम दे रहे हैं। और क्या कॉम्प्लेक्स है? कैप बाइंडिंग। एक तरह से कैपिंग का काम कर देता है ये, इसलिए हम लोग इसको कैप बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इस किसके साथ आया था? mRNA के साथ। ये देखिए आपको चेन दिख रहा है, ये चेन है mRNA का। mRNA के चेन में क्या है? 7 मिथाइल GPPP G-ट्रिपल P। एक्चुअली अगर आपने mRNA को पढ़ा है कि भाई डीएनए से आरएनए कैसे फॉर्मेशन होता है, तो आप लोग इसको अच्छे से जानेंगे। यहाँ पे एडनाइलेशन हुआ, एन लिख दिया हमने, जा रहा है कॉन्टीन्यूसली। नाउ इसमें मैंने क्या किया, एक कोड दे दिया आपको AUG, इनिशिएशन कोडोन इसी को बोलते हैं AUG। तो ये AUG सबसे पहले ये रीड करने वाला है। तो mRNA के पास सबसे पहले कोई रीडिंग नहीं होगी, सबसे पहले ये कोड जैसे ही आएगा तभी रीड होगा। ठीक है, तो ये कोड मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपको। अब ये प्रोसेस आगे बढ़ने जा रहा है। ये नेक्स्ट स्टेप में देखिए हो क्या रहा है। यहाँ पे जीटीपी था, ओके। तो देखिए क्या हुआ, एक्चुअली में जो जीटीपी है और जो एटीपी होता है, एटीपी क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जीटीपी क्या होता है? ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये दोनों एनर्जी बॉन्ड्स हैं, एनर्जी बॉन्ड्स टूटेंगे, ओके ठीक है। जब ये पूरा का पूरा फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे एक एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का एक फॉस्फेट टूटता है और ये कन्वर्ट होता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये जो एटीपी है, ये किसका यूटिलाइज होता है ये मैं आपको बताऊंगा। पहले आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे कौन कौन रिलीज हो गया? यहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर 1 ये रिलीज हो गया, इनिशिएशन फैक्टर 3 ये भी रिलीज हो गया, इनिशिएशन फैक्टर 4 ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जो था 4A B G E सारा रिलीज हो गया। इनिशिएशन फैक्टर 2 ये जो 2 था ये भी रिलीज हो गया। इसके साथ जीटीपी था, जीटीपी एनर्जी बाउंड को ब्रेक किया और जीडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट होके निकल गया। एक्चुअली ये पूरे कॉम्प्लेक्स को इस्टेब्लिश करने में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी ने अपना बलिदान दिया है। इन दोनों ने क्या किया, इस इस्टेब्लिशमेंट को करने के लिए एनर्जी का यूटिलाइजेशन किया। एक एटीपी टूटा और एटीपी से एडीपी बना, और दूसरा भी फॉस्फेट टूटा, और वो फॉस्फेट किससे टूटा? जीटीपी से टूटा।
तो जीटीपी से भी एक फॉस्फेट हुआ, तो 2 एनर्जी बॉन्ड्स ब्रेक हुए और इसने इसको इस्टेब्लिश करने में हेल्प किया। आगे की प्रोसेस को अब ध्यान से देखते हैं। अब हमारे पास है ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर। ये हमारा 40S राइबोसोम स्मॉलर सब यूनिट है। ये हमारा मेट टीआरएनए आई मेट है जो सबसे पहले अटैच होता है। उसके बाद ये हमारा एमआरएनए है। एमआरएनए के पास एयूजी जो हमारा स्टार्ट कोडोन है, ये सबसे पहले यहाँ आया। मेट टीआरएनए आई मेट ने उसको क्या किया है, अब वो उसको रीड करेगा, राइट। अब उसको रीड करना स्टार्ट करेगा। सो आगे के स्टेप्स में हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा है। एसोसिएशन ऑफ लार्ज सब यूनिट 60S फॉर्म्स एंड 80S राइबोसोम्स रेडी टू ट्रांसलेट द एमआरएनए। Association of large subunit 60S forms and 80S ribosomes ready to translate the mRNA। जैसे ये पूरा का पूरा प्रोसेस, ये जो पूरा का पूरा इस्टेब्लिशमेंट होता है, ये इस्टेब्लिशमेंट इनिशिएट कर देता है किसको, 80S को, सॉरी 60S को आने के लिए। और ये 60S आता है इसके पास और पूरा का पूरा राइबोसोम फॉर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 80S राइबोसोम। अब 80S राइबोसोम को ध्यान से देखिए। 40S पहले से था, टीआरएनए आई मेट पहले से था। ये एमआरएनए है जिसके पास एयूजी इनिशिएशन कोडोन है। ये इनिशिएशन कोडोन जहाँ पे अटैच हुआ है टीआरएनए आई मेट के साथ, उस प्लेस को हम लोग बोलते हैं पी साइट। कौन सा साइट, पी साइट। नाउ वी विल टर्न द पेज। ये हमारा स्टेप 4 हुआ। अब क्या लिखा है मैंने, अब मैंने लिखा है 2 इनिशिएशन फैक्टर EIF2 और EIF5 are GTP binding proteins whose bound GTP is hydrolyzed during translation initiation. The precise time at which particular initiation factors are released is not well characterized। हम लोग यहाँ पे जो इस सेंटेंस को पढ़े, इस सेंटेंस से पता चला कि जो 60S राइबोसोम जो आकर के अटैच हुआ है, वो 60S राइबोसोम एक्चुअली आया कैसे। 60S राइबोसोम को आने के लिए उसको साथी की ज़रूरत थी इनिशिएशन फैक्टर 6 की, और किसकी ज़रूरत थी, इनिशिएशन फैक्टर 5 की, जो जीटीपी के साथ एसोसिएटेड है। मतलब जब 40S तो पहले से यहाँ रेडी था, अब 60S को यहाँ अटैच होने के लिए अपने 2 हेल्पिंग हैंड चाहिए थे। एक हेल्पिंग हैंड उसकी हो गई EIF6 और दूसरी हेल्पिंग हैंड हो गई EIF5 जो कि जीटीपी बाउंडेड था। जब ये दोनों 60S के साथ आए और यहाँ पे अटैच किया, तो अटैचमेंट के लिए फिर से एनर्जी बॉन्ड्स को टूटना ज़रूरी था और EIF5 जीटीपी जो थे उसने अपना बलिदान फिर से दिया और यहाँ पे जीटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में वो ब्रेक कर गया। ब्रेक करने के बाद या एनर्जी बॉन्ड जब ब्रेक किए तो इसको इस्टेब्लिशमेंट में हेल्प हुई। उसके साथ जो EIF6 आया था इसको हेल्प करने के लिए, इसको अटैच करने के लिए, अटैच हो गया तो उसको भी रिलीज़ होना है, तो वो भी अब रिलीज़ हो रहा है, राइट। तो वही यहाँ पे सेंटेंस हमारा बोल रहा है कि भाई ELF2 एंड ELF5 आर GTP बाइंडिंग प्रोटीन्स व्हिच बाउंड GTP इज हाइड्रोलाइज्ड। तो EIF2, अब अगर आप फिर से देखें तो आपको याद होगा कि इस स्ट्रक्चर में EIF2 अभी भी बचा हुआ था, राइट। EIF2 यहाँ से ब्रेक किया था और उसने 40S राइबोसोम को एस्टैब्लिश mRNA को एस्टैब्लिश करने में हेल्प किया था। यहाँ पे EIF5 ब्रेक किया और इसने 60S को अटैच होने में हेल्प किया। नाउ आगे, कपलिंग द ज्वाइनिंग रिएक्शन to GTP hydrolysis makes this an irreversible step so that the ribosomal subunit do not dissociate until the entire mRNA is translated and protein synthesis is terminated. Now, coupling the joining reaction to GTP hydrolysis makes this an irreversible step. Actually ये जो joining होता है और hydrolysis जो होती है फॉस्फेट की, वही इसे क्या बनाते हैं, इरिवर्सिबल स्टेप की। एक बार जो ब्रेक बाउंड होकर गए तो वापस से ये डिसोसिएट नहीं होगा। ब्रेक बाउंड करते हैं तो वो उसको एस्टैब्लिश कर देता है, उसको अटैच कर देता है अच्छी तरीके से, ठीक है। कब तक, जब तक कि पूरा का पूरा mRNA ट्रांसलेट नहीं हो जाता है तब तक।
तो ये जो जीटीपी हाइड्रोलाइसिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की वजह से वो फिक्स होता है, चाहे स्मॉलर सब यूनिट में आरएनए की एमआरएनए की बात करें या फिर लार्जर सब यूनिट को अटैच होने की बात करें, दोनों में हाइड्रोलाइसिस होता है फॉस्फेट का और वो उसको फिक्स कर लेता है तब तक जब तक कि पूरा का पूरा एमआरएनए चेन ट्रांसक्राइब नहीं हो जाए।